सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाले झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट मैथमेटिक्स क्लास 12 का एमसीक्यू का सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको हम 30 एमसीक्यू कराएंगे, यानी क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के जो एमसीक्यू है उन सबका डिटेल सॉल्यूशन और इन द सिंपल वर्ड में कि आपको सॉल्व कैसे करना है ना। आपको आंसर की क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है वो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बताने वाले हैं। बाकी इसका जो सभी पेपर होगा उसका भी सॉल्यूशन हम आपको जल्दी दे देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करना है, आपको न्यू ईयर में आप अपने कुछ 2-3 दिन के लिए अपन प्रैक्टिस करते हो, फिर हम आते हैं, फिर हम मिलते हैं न्यू ईयर में और आपको हम सारा चीज़ बताएंगे, इस चीज़ करके एक्सप्लेन करके, और पूरे हम एग्जाम की बताएंगे आपको स्ट्रेटेजी कि आपको कैसे पेपर लिखना होता है, कैसे अच्छे मार्क्स आते हैं, है ना। सब कुछ भी हम बताएंगे, जैसा कि मैं पिछले 2-3 सालों से हम ऐसा करते आ रहे हैं। ठीक है, और सब कुछ बात करो, सब कुछ यहाँ फ्री है, कोई आपको यहाँ कोई चार्ज पे नहीं करना है, और जो भी हम आपको पीडीएफ देते हैं वो भी आपको सब फ्रीली सबको हम शेयर करते हैं, है ना। तो इससे कोई किसी से एक्स्ट्रा डिमांड कोई नहीं करेगा इधर। ठीक है, तो बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन बात करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दी वो पढ़ लेते हैं कि हमारा पेपर ये मॉडल पेपर है ना, क्लास 12 का है, मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये पेपर आपका 80 मार्क्स होने वाला, जिसमें आपके 30 मार्क्स हैं, जो 30 मार्क्स आपके एमसीक्यू में आने वाले। तो यहाँ पर आप टोटल आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वो टोटल 52 क्वेश्चन रहेगा। उसमें से लेकर 1 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है ना। और यहाँ पर जो हर क्वेश्चन होगा वो 1-1 मार्क्स का होगा, मतलब कि एमसीक्यू आपके टोटल देखा जाए तो आपके टोटल 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, और जो 50 मार्क्स बच जाएगा 50 मार्क्स का आपका आने वाला सब्जेक्टिव। तो हम कर रहे हैं ओनली सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो कहते हैं सबसे हमारा पहला क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमें लेसन गिवन है 1, 2 और 3, एक सेट हमें गिवन है 1, 2, 3 का। कह रहा है इसमें हमें एक लेसन गिवन है। लेसन कैसे गिवन देखते हैं यहाँ पर। तो लेसन जो हमें गिवन देखोगे कि कैसा लेसन गिवन है, 1, 1 में गिवन है ना, 1, 1 है, 2, 2 है, 1, 2 है, 3, 3 है, 2, 3 है। कह रहा बताओ ये किस टाइप लेसन है ना। देखो हम सबसे बात करते हैं कि हमारे पास लेसन क्या क्या होते हैं ना। तो एक बात करते हैं, सबसे पहले आपको पता होगा कि नहीं 3 टाइप के आपका रिलेशनशिप होते हैं ना। एक को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, जिसको समतुल्य बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं, इसको सममित बोलते हैं, और एक को बोलते हैं हम ट्रांजिटिव बोलते हैं, जिसको हम संक्रामक बोलते हैं। ठीक है, तो हम सब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव, जिसको हम समतुल्य बोलते हैं। तो रिफ्लेक्सिव कब होता है, तो रिफ्लेक्सिव के बारे में आपको पता होगा, है ना, कि रिफ्लेक्सिव तब हम तब बोलते हैं जब आपका क्या मिले, जब आपका 1 का 1 मिल जाए, है ना, 2 का 2 हो यहाँ पर, और 3 का 3 ना, सब यहाँ पर अगर पॉसिबल है, अगर सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे ये कैसा रिलेशन है, ये आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, ठीक है। कब बोलते हैं हमारा सिमेट्रिक होता है ना, कब होता है हम देखते हैं इसको सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का कहने का मतलब होता है कि ऐसा होना चाहिए कि अगर हमें 1 का 2 मिलता है ना, तो यहाँ पर 2 का 1 भी होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कैसा रिलेशन है, हमारा सिमेट्रिक रिलेशनशिप है। ठीक, और लास्ट आते इसको लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव बोलते हैं, इसको लोग संक्रामक बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो ट्रांजिटिव रिलेशन कब होता है, यानी संक्रामक रिलेशनशिप कब होता है, जब कुछ ऐसा बात करते हैं कि अगर हमें 1 का 2 मिला है ना, एक ऐसा रिलेशनशिप हमें गिवन है, और एक हमें 2, 3 गिवन है ना, 1, 2 एंड 2, 3, तो हमें एक 1 और 3 का भी रिलेशन यहां गिवन होना चाहिए, तब बोलेंगे कैसा रिलेशनशिप है हमारा, ये ट्रांजिटिव है, जिसको हम संक्रामक बोलते हैं। अब देखते हैं, चेक करते हैं क्या क्या है ना। तो देखोगे यहाँ पर 1 का 1 मिल रहा है, ठीक है, 2 का 2 भी है, ठीक है, और 3 का 3 भी है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए ही आपको मिल जाता है, क्योंकि और रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप और कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, और ये हमें दिख रहा है कि साफ साफ रिफ्लेक्सिव है। ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहां तो हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ना, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, बोलोगे ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो देखते सिमेट्रिक है कि नहीं। तो देखो, तो यहाँ पर 1 का 2 है, 1 का 2 मिला, लेकिन क्या 2 का 1 मिला नहीं, तो यस बोलेंगे हमारा सिमेट्रिक नहीं है, मतलब सममित नहीं है। ठीक, और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगर हम बात करते हैं कि अगर ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो देखते हैं। तो देखो कि यहाँ पे 1 का 2 मिला और 2 का 3 है, अगर 1 का 2 एंड 2, 3 है, तो हमें 1 का 3 भी यहां पर होना चाहिए था, ये नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव ही नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव मतलब समतुल्य है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हमें गिवन है फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू x क्यूब, कह रहा है हमें एक फलन गिवन है जिसका हमें डोमेन मतलब प्रांत हमें गिवन है 0, 1, 2, 3। तो बोलता है f इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, उसका प्रांत क्या होगा। देखो अगर हमें fx क्या गिवन है, हमें fx इक्वल टू गिवन है x क्यूब। ठीक, तो अगर हम f की वैल्यू निकालते हैं ना, इसका मुझे डोमेन गिवन है वो 0, 1, 2, 3 गिवन है, तो इसका रेंज क्या होना चाहिए, है ना। रेंज हो जाएगा x की जगह पुट किया, पहले 0 पुट करो तो 0 हो जाएगा, फिर x की क्या पुट करोगे 1 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1 का क्यूब है 1 मिल जाएगा, फिर 2 का क्यूब कितना मिल जाएगा हमें, 2 का क्यूब मिल जाएगा 8, और 3 का क्यूब मिल जाएगा हमें 27। ठीक है, ये रेंज है, ये रेंज किसका है, ये रेंज ऑफ fx है ना, ये रेंज ऑफ fx हमें निकाला है भी, और हमें हमसे पूछा क्या गया, हमें डोमेन पूछा गया है f इनवर्स x का। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं ना, यानी इस चीज को हम लिखना चाहें तो हमारा जो fx होगा, है ना, इस fx अगर हम अगर डोमेन और रेंज लिखना चाहें तो क्या क्या मिलेगा हमें, एक मिलेगा 0, 0, है ना, फिर 1 का हमें मिल जाएगा 1, फिर हमें 2 का मिल जाएगा 8,
है ना। फर्स्ट वाला हमारा शो कर रहा है डोमेन को, सेकंड डिनोट करता है हमारा रेंज को। और 3 का हमें मिल गया कितना, 3 का मिल गया हमें 27। ठीक, अगर हम एफ इनवर्स एक्स निकाले, है ना, फिर से बता रहा हूं, यहां ध्यान देना, यहां पर जो हम बात कर, ये पहला टर्म है ना, ये जो पहला टर्म हमें हमेशा रिप्रेजेंट करता है डोमेन को, ठीक है, और सेकंड हमें रिप्रेजेंट करता है हमेशा रेंज को, ठीक है। अगर हम एफ इनवर्स एक्स निकाले तो क्या करना पड़ेगा, हमें जितनी वैल्यू सबको इन्वर्स कर दो, है ना। तो डोमेन को रेंज को डोमेन बना लो और डोमेन को रेंज बना लो, है ना। रेंज डोमेन बन जाएगा और डोमेन रेंज बन जाएगा। तो 0 0 हो गया, ये 1 का 1 ही रहेगा और 2 8 का बन जाएगा 8 2, है ना, जस्ट इन्वर्स कर लेना है। फिर यह जो 327 था ये 27 और 3 बन जाएगा। ठीक, अब मैंने कहा कि यहाँ पे डोमेन हम किसको बोलते हैं, है ना, एकदम डिटेल सोल्यूशन है, अच्छा ध्यान से चलना ना, नहीं तो मामले आपका घबरा जाएगा ना, अगर नहीं करना गलती बात हो। देखो अब एफ इनवर्स एक्स ये निकल गया हमारा। अब देखो एफ इनवर्स एक्स में मैंने क्या कहा था, जो पहला टर्म होता है वो हमेशा किसको डिनोट करता है, डोमेन को, ठीक है। तो एफ इनवर्स एक्स का डोमेन कौन कौन आ गया, तो देखोगे यहां से एफ इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो कौन कौन है, तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, है ना, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ये क्या क्या आ गया, देखो जो मैंने येलो कलर से किया वो कितना हो गया, 0 1 8 एंड 27, है ना। ये है इसको प्रॉपर वे, इसको प्रॉपर करने का तरीका, है ना, ये प्रॉपर वे है हमारा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन का हो जाएगा, यहां से ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बात आ गया समझ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखता है साइन tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है जब मॉड ऑफ x की वैल्यू x 1 से कम हो। ठीक, तो क्या करना है, देखो हमें क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, सबसे पहले चेक करते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो हम गिवन है साइन tan इनवर्स x। ठीक, हम क्या करते हैं, लेट हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अगर tan इनवर्स ना, tan इनवर्स x को अगर हम थीटा मान ले, है ना, तो लिख सकते हैं क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे 1 भी होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हम लोग बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस लिखते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी x बाय, यहां से निकालो, तो साइन थीटा की कितनी जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स, है ना, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आ गई थीटा की वैल्यू। अच्छा, थीटा हमने क्या एज्यूम किया था, आप देखो ये थीटा की वैल्यू है, थीटा तो हमने यहां पर एज्यूम किया था, तो दैट मीन्स कि जहां पर tan इनवर्स एक्स है क्या वहां पर हम थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है कि इस थीटा के जगह हमने थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स है, यानी जहां जहां हमने tan इनवर्स लिखा वहां पर हम थीटा लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ऐसा कि साइन और tan इनवर्स की जगह हम क्या लिखेंगे, थीटा, और थीटा की वैल्यू, है ना, तो tan इनवर्स की जगह हमने लिख लिया थीटा, और हम लिख सकते हैं कि साइन और थीटा के लिए कितने आ गए, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। और हमको पता है कि साइन और साइन इनवर्स कितना बन जाता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इस पूरे के लिए कितनी आएगी, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स स्क्वायर के लिए कितनी होगी, वैल्यू हो जाएगी ओनली एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, एक चीज थोड़ा चेंज करना, यहाँ एक अंडर रूट भी आएगा ना, थोड़ा करेक्ट करना है ना, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट आता है, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक है, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, है ना, कि कॉट इनवर्स 1/√3 माइनस कॉट इनवर्स, है ना, माइनस 1 कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू किसके इक्वल है। तो देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पहला तो हमें गिवन है ये कॉट इनवर्स, है ना, 1/√3। देखो एकदम ना डिटेल सोल्यूशन कर रहे हैं और स्लो कर रहे हैं ना, ताकि आपको एक एक स्टेप पता चल जाए ना। हमें यहाँ पर कोई कहानी जैसे कोई हमें कोई हड़बड़ी नहीं है यहाँ पर, है ना, कि हम बहुत तेज चलेंगे नहीं। अगर आपको बात समझ ही नहीं आएगी तो फिर तेज पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान सुनना। अब देखो कॉट इनवर्स 1/√3 है ना, अब इसकी वैल्यू आपको बतानी चाहिए कि अगर हम इस कॉट, है ना, अगर इस कॉट इनवर्स, है ना, इस कॉट इनवर्स 1/√3 को अगर हम एज्यूम कर लेते हैं x, ठीक है, इसको हमने एज्यूम कर लिया x, तो हो जाएगा कॉट x इक्वल टू 1/√3। अब बताओ किसकी वैल्यू 1/√3 आती है, कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3 आ रही है, तो बताओ x कितना होना चाहिए, यानी कॉट x की वैल्यू 1/√3 है, तो x क्या होना चाहिए। तो हमें पता है कि ये वैल्यू कब आती है, जब कॉट, है ना,
पाई/3 यानी कॉट 60 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√3 होती है। दिस इंप्लाइज आपको यहां से क्या मिल गया, यहां से मिल गया कि एक्स किसके होनी चाहिए थी पाई/3 की, है ना। तो यहां से हम चीज लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज कि एक्स की वैल्यू पाई/3 है, ठीक। और एक्स हमने किसको एज्यूम किया है, एक्स हमने एज्यूम किया था कॉट इनवर्स 1/√3 को, यानी इस फर्स्ट वाले की वैल्यू कितनी आ गई है पाई/3, है ना। इसको अभी लिखे रहेंगे। अब बात करते हैं सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म हमारे पास है वो था कॉस इनवर्स -1/2, ठीक। तो यहां हम एज्यूम कर लेते हैं लेट कि कॉस इनवर्स 1 बाई माइनस, है ना, जो हमारे पास जो सेकेंड टर्म है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू अगर y है, ठीक। तो लिख सकते हैं यहाँ कि यहाँ से कॉस y की वैल्यू हो जाएगी वो -1/2 होगी, ठीक। अब इसको हम कर सकते हैं, इसको हम सकते हैं ऐसे कि कॉस y की वैल्यू माइनस और 1/2 कब आता है ना, ये 1/2 कब होता है हमें पता है, इसकी वैल्यू जब होती है कॉस पाई/3, मतलब कॉस 60 की वैल्यू होती है ये, है ना। अब बताओ ये माइनस कॉस पाई/3 आ गया, अब क्या करें। तो पता है कि हम लिख सकते हैं इस कॉस y को, है ना, माइनस कॉस पाई/3 कब होगा, तो हमें पता है जब कॉस पाई माइनस पाई/3, है ना। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है पता है ना, पता है कि कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, वो होता है माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहां भी कुछ एक्स, यहां पर थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह यहां पर आप देखा जाए तो आपको थीटा की जगह लिखा हुआ है पाई/3, दिख रहा है, वही चीज लिखा पाई/3 लिखा थीटा की जगह बस। तो या दैट मीन्स कि अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास कॉस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस y की वैल्यू कितनी हो गई है, तो ये हो जाएगा सॉल्व करने पर हो जाएगा कॉस 2 पाई/3, ठीक। मतलब कि दिस इंप्लाइज y के लिए कितने आ गई, y की वैल्यू हो गई वो 2 पाई/3 है, ठीक। कितना आ गया 2 पाई/3। दैट मीन्स कि अब हमें जो क्वेश्चन दिया था यहां पर अगर इसको देखा जाए तो कॉट इनवर्स 1/√3 को हमने x माना था, ठीक, माइनस कॉस इनवर्स -1/√2 को हमने क्या माना था y माना था, तो दैट मीन्स हमें x माइनस y क्यों निकाली थी। और x की वैल्यू कितनी आई है वो देखो हमें पाई/3 आया है, ठीक। एंड माइनस y के लिए देखो लास्ट में कितनी आई है 2 पाई/3 आया है, ठीक। यानी इसको अगर हम अब सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा -पाई/3 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी आपने जहां से पढ़ा है, जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ चुका है, रिवीजन हो चुका है, वो सॉल्व कर लें, जिनको नहीं हुआ है मैं उनको यहां बता रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 5 में हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखो है क्या है ना, ये मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट्स। सबसे पहले बात करो कि आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स है कि डिटरमिनेंट्स है। तो ये एक मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स को हम ऐसे बनाते हैं, है ना, ये मैट्रिक्स है ना। और ना ये क्या है, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो अगर दो मैट्रिक्स ऐसे इक्वल है तो उसके ईच एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, यानी पहला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए था, है ना। तो ऐसे सारे एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, ठीक। तो यहां पर देखते हैं यानी कि हमारे पास 2x प्लस वाई की वैल्यू ना, यहां पर हम देखते हैं कि अगर ऊपर सबसे पहले तो ऊपर में देखो जो पहला एलिमेंट है वो 2x प्लस वाई, ये हमारा 7 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक है ना कि हम कैसे चीजों को जल्दी सॉल्व करें। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है इसमें कि जो कौन था ऐसा, जिसे हम देखेंगे ना, अगर फोर्थ टर्म में 4x है और दूसरे सेकंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसका फोर्थ टर्म कैसा है वो x प्लस 6 है, यानी ये भी इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स कि 4x इक्वल टू x प्लस 6 होना चाहिए। दैट मीन्स कि यहां से 3x इक्वल टू 6 आ जाएगा सॉल्व करने पर, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/3, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गया, ठीक है, यानी x की वैल्यू 2 हो गई। अब इस x की वैल्यू 2 को कहां पुट कर लेते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो यहां से कितना जाएगा 2 इंटू 2, है ना, 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 7, यानी कि यहां से 4 प्लस वाई की वैल्यू आ गई 7। तो y की कितनी आएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 4, कितना आ जाएगा आंसर 3। तो यहां पर हमारे पास देखो वैल्यू कितनी आ गई, x की जो वैल्यू है वो हमारा 2 आ गया है और y के लिए कितनी आ गई 3 आ गया है। तो हमसे x और y की वैल्यू पूछी गई थी, तो 2,3 होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात समझ आ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो 6 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा इफ ए बी, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, देखो इसको मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सिर्फ आप याद कर लेना, है ना। सॉल्व आप कर सकते हो ऐसा बात नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर्टी जिसको आप याद रखना कि अगर ए कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो बताओ ए प्लस ए डैश क्या होगा, यानी ए और उसके ट्रांसपोज का सम क्या होगा, ठीक है। तो बात करते हैं सॉल्व कैसे करना। सबसे पहले बात करते हो कि अगर एज्यूम कर लेते हैं कि लेट, है ना, अगर बी की वैल्यू अगर ए प्लस ए डैश है, ठीक, तो हम बी का ट्रांसपोज निकालते हैं।
अगर बी का ट्रांसपोज करें तो क्या निकलना पड़ेगा हमें, ए प्लस ए का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बी इक्वल टू हमने ए प्लस एट का ट्रांसपोज लिखा था। सॉल्व करने पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज बन जाएगा। ठीक, ए का ट्रांसपोज हो गया ए का ट्रांसपोज और ए का डबल ट्रांसपोज बन जाएगा ए, यानी इसको फिर से लिख सकते हम क्या, ए प्लस ए का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ये बी डैश की वैल्यू हो गई। अब देखो यहां पर अब क्या देखने मिल रहा है कि जो बी की वैल्यू अगर ए प्लस ए का ट्रांसपोज है तो बी का ट्रांसपोज भी सेम आ गया, है ना। यानी अगर दो मैट्रिक्सेस, एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैक्सिम बोलते हैं, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सिमेट्रिक मतलब सममित आव्यूह है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अब ये हमारे पास गिवन है, ये हमें गिवन है डिटर्मिनेंट, है ना। ये डिटर्मिनेंट्स है, क्योंकि डिटर्मिनेंट देखना एक स्ट्रेट लाइन लगा होता है सीधा सीधा, है ना। तो जिनको नहीं पता एक बार ध्यान से सुन लो, है ना। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज को क्या सॉल्व करते हैं, तो ट्रांसपोज को सॉल्व करने का तरीका होता है कि पहले 2 × 5 करो, कितना हो गया 10। ठीक, फिर करते हैं माइनस, अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 12। ठीक, इज इक्वल टू 5 x को 5 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 5x। ठीक, फिर लिखते हैं साइन माइनस, ध्यान देना हमेशा होता है माइनस। उसके बाद इस 2x को मल्टीप्लाई करो 3 से तो हो जाएगा 6x। ठीक, इधर वैल्यू हो जाएगी -2 और इधर वैल्यू हो जाएगी -x। ठीक, अब कौन किसको मारेगा, तो माइनस माइनस करके प्लस बन गया, तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। और यहां से हमारा करेक्ट आंसर होगा कि x की वैल्यू कितनी है, वो 2 हो जाएगी। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात समझ आ रही है तो कमेंट लिखते हैं ना, अगर समझ आ रहा है तो लिखो, है ना, कि हाँ कम से कम कमेंट जरूर करो और चीजों को शेयर करो ना अपने दोस्तों तक, ताकि उनका भी एग्जाम पास हो जाए, है ना, मैथ्स वगैरह की सब्जेक्ट में फेल ना हो। ठीक है, लास्ट टाइम में चाहते हैं कि सबका हेल्प हो। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे, एक कंटिन्यूटी चैप्टर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमें, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है ना, आप देखा जाएगा तो आपको शायद ये क्वेश्चन आई थिंक एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन गिवन है। तो क्या हमें एक एफ एक्स की वैल्यू गिवन है x+1 जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, और यही फंक्शन चेंज होकर बन जाता है क्या, bx+3 बन जाता है जब x की वैल्यू 3 से ज्यादा हो। और कह रहा है ये फंक्शन कहां पर कंटिन्यूस है, x = 3 पे। तो देखो जब भी दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस हो जाते हैं ना किसी पॉइंट पर, तो क्या होता है कि ये कंटिन्यूस कहां पर है, एट x = 3 पे कंटिन्यूस है, एट x = 3 पे कंटिन्यूस है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए यहां पर। ठीक है, तो x+1 की जगह क्या लिखेंगे हम, a × x की जगह 3 + 1, और इसकी वैल्यू किसकी हो जाएगी, bx+3, और x की तरह रखेंगे हम 3 + 3 हो गया ये। तो यहां से हो गया हमारे पास 3a + 3, ये हो गया 3a + 1 = 3b + 3। ठीक, दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं कि 3a - 3b = 3 - 1। 3 यहां से कॉमन लेंगे तो बन जाएगा a - b = 2, और दिस इंप्लाइज हम यहां से बोल सकते हैं क्या कि जो a - b की वैल्यू है क्या वो 2/3 आ जाएगा, है ना। तो a - b के कितना आ गई, 2/3, और ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। यानी ये हमारा हो जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। मतलब कि ये कंटिन्यूस कहां पर था, मतलब स्वतंत्र कहां पर था, x = 3 पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके बीच का रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हमारा है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। अब अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन को सबको करके आना चाहिए। कह रहा है अगर मैं y की वैल्यू गिवन है log × log x, है ना, तो पूछो बताओ dy/dx की कितनी होगी, है ना, और x की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो dy/dx निकालेंगे तो हम निकालेंगे dy/dx, लिखेंगे तो लिख सकते हैं d/dx, है ना। हमें एक फंक्शन क्या गिवन है, log × log x गिवन है। ठीक, अब ये देखो, अब ये डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर x है और यहां पर log x है। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें, जिस चीज को हम डिफरेंशिएट, हमें फंक्शन को सेम करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लगाएंगे यहां पर चेन रूल। तो क्या लिखेंगे, पहले log, यहां log x था, है ना, तो यहां करेंगे, यहां पर पहले डिवाइड करते हैं log x से, है ना, log x से डिवाइड करेंगे तो हमें log x से है ना, d log x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करेंगे dx, है ना, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है ना, हमें ये दोनों वैल्यू सेम आनी पड़ती है, तभी हो पाएगा ये डिफरेंशिएट। ठीक है, दोनों सेम हो गया तब भी डिफरेंशिएट हो सकता है। तो डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो पता है कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो यहाँ पर log x है ना, x से कितना था, log x था, तो इसका तो हो जाएगा 1/log x। ठीक है, मल्टीप्लाई log x, डी ना, डिफरेंशिएशन ऑफ log x का x रिस्पेक्ट में कितना होता है, वो होता है 1/x। तो यहां से आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/x × log x।
है ना, सिंपल इसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई ना, रीअरेंज कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर और यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात समझ आ रहा है कैसे करना है, यहाँ पर हमें चेन रूल हमने अप्लाई किया है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन में 10 करा है, इफ रूट एक्स प्लस रूट वाई की रूट ए है तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें गिवन है रूट एक्स प्लस रूट वाई, है ना, की वैल्यू रूट ए है। ठीक, तो देखो हम क्या करते हैं, सबको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे रूट एक्स को तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1/2 रूट एक्स, है ना, ये चीज याद रखना हमेशा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है ना। तो रूट एक्स का होता है 1/रूट एक्स प्लस रूट वाई कितना होगा, रूट वाई को बन जाएगा 1/2 रूट वाई। सिंस इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर डिफरेंशिएट और यहाँ पर वाई था तो इसलिए लिखना पड़ेगा हमें डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, और ए देखो ए क्या है, कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट को हम करते हैं डिफरेंशिएट तो वैल्यू 0 हो जाती है। दैट मीन्स कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 1/2 रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल सकते हैं 1/2 रूट एक्स। ठीक, अब यहाँ कौन किस चीज को मार रहा है देखोगे तो यहाँ पर ये ने इसको मार दिया। ठीक, और अच्छा यहाँ एक साइन आएगा माइनस बी। ठीक है, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ये रूट वाई उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा माइनस रूट वाई एंड डिवाइड बाई रूट एक्स, है ना, और ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, तो यहां से जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं सी है ना, ध्यान से करना, कंफ्यूज हो गए ए बी सी में, तो ध्यान से करना ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं ना। क्वेश्चन 11 कह रहा है हमसे कि बताओ y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब माइनस अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर गिवन है, जहां पर x का हमें एक रेंज भी गिवन है कि -1/3 से बड़ा होना चाहिए लेकिन -1/√3 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 1/√3 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो क्या बताओ डी वाई बाई डी इसकी कितनी होगी। ठीक, तो अगर हम एज्यूम करें कि लेट, अगर हम x को एज्यूम कर लेना कि अगर x इक्वल टू, वैसे चाहे तो आपको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं लेकिन मैं इसे बता दे रहा हूं, है ना, कि आप वैसे आपको इसकी वैल्यू पूरी पता होनी चाहिए, है ना, इसकी वैल्यू होती कितनी है। ठीक, नहीं पता है तो इसलिए हम आपको थोड़ा सॉल्व कराते हैं कि अगर हम x इक्वल टू अगर हम tan थीटा मान लेना, थोड़ा सा इनको डिटेल सॉल्यूशन कर दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, क्या इस चीज को लिख सकते हैं ऐसे कि ये y इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा 3 tan थीटा। ठीक है, माइनस हो जाएगा ये tan क्यूब थीटा एंड डिवाइड बाय बन जाएगा ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जहां पर x का वहां पर हमने क्या लिख दिया, tan थीटा लिख दिया है। ठीक है, ये बन जाएगा। अच्छा, तो दैट मीन्स इक्वल टू ये बन जाएगा tan इनवर्स, है ना, और ये वाली कितनी पता था कि जो ब्रैकेट में टर्म लिखा है कितना होता है, इस पूरे की वैल्यू होती है वो हो जाती है आपकी tan 3 थीटा, है ना, ये होता है tan 3 थीटा। दैट मीन्स की y के लिए कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स और tan गया, बच गया क्या, ओनली 3 थीटा। तो दैट मीन्स की y के लिए कितनी हो गई 3 इंटू, अच्छा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो दिस सिंपलाई यहां से लिख सकते हैं क्या कि थीटा इक्वल टू ये tan इनवर्स x। तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x, मतलब इस पूरे के लिए कितनी है, tan 3 इंटू 3 tan इनवर्स x है ना, जो हमें पूरा का पूरा टर्म गिवन था y, इसलिए एक्चुअली क्या है 3 tan इनवर्स x है। तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो 3 आ गया बाहर, और हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, tan इनवर्स x का, है ना, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो आपको पता होगा ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया 3 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो यहां से करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चीजों को याद रखना, सिंपल सा क्वेश्चन था, टफ नहीं है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता चलेगा क्वेश्चन तो ईजी है ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं थोड़ी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया पर करना कैसे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन 12 लिखता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, कह रहा है एक सर्कल का एरिया रेडियस के टर्म में चेंज कर रहा है ना, तो किस रेट से चेंज करेगा एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो पता है एरिया ऑफ सर्कल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें फाइंड करना कि चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, हमें ये कैलकुलेट करना है, मतलब क्या करना है, हमें चीजों को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू आर। देखेंगे डी बाई डी आर, एक जगह लिख देंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो पाई तो कॉमन आ गया बाहर, कांस्टेंट अब कांस्टेंट बाहर आ गया, यानी हमें डिफरेंशिएट करना है आर स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू आर, कितना हो जाएगा, इस जगह पाई इंटू 2r, यानी कितना आ गया, ये 2 पाई आर हो गया, है ना। अब क्या करना, हमसे कब पूछा गया था, तो हमसे पूछा गया है कि बताओ डी ए बाई, नहीं
रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस जब आर की कितनी हो जाए 5 सेंटीमीटर हो जाए, तो लिखेंगे 2 इंटू पाई इंटू 5, कितना आ गया, ये आ गया आपका 10 पाई। ठीक, और यूनिट क्या होगा, तो यूनिट करा विथ चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर को कैंसल आउट मत कर देना यहाँ पर, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13 करा है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स है क्या, है ना। तो हमें जो क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है, करिए फंक्शन कैसा है, हमेशा वर्धमान है मतलब हमेशा बढ़ेगा, हमेशा ह्रासमान है मतलब हमेशा घटेगा, कभी करता है कि कुछ वैल्यू के लिए ये बढ़ेगा और या फिर इसमें से कोई नहीं। तो हमें जो फलन गिवन है, जो हमें फंक्शन गिवन है वो एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, अब हम निकालते हैं, देखो फंक्शन कब इंक्रीज करता है, अगर उससे हम एक टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव रहा हमेशा तो हम बोलते हैं फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है ना। क्यों, पता है ना आपको कि कोई इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, और जो भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उसका स्लोप हमेशा क्या होता है, उसका स्लोप हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव, है ना। यानी इसकी डी वाई बाई यानी उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होना चाहिए, यानी जो एफ डैक्स की वैल्यू आनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो बोलेंगे ये ग्राफ कैसा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, चेक करते हैं। तो यहां से हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को जब करते हैं डिफरेंशिएट तो ये 1 होता है, और कॉस एक्स का होता है को डिफरेंशिएट करके तो होता है माइनस साइन एक्स, है ना। अब देखो यहां पर, है ना, अब एक्स की वैल्यू है ना, जो एक्स की वैल्यू है वो हमेशा -1 और 1 के बीच लाई करती है। ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बीच लाई करती है। ठीक है, देखो हम इसकी रेंज की बात कर रहे हैं, हम इसके एंड पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। हम एंड पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसके यहाँ ना हम ये -1 और 1 को हम ओमिट कर रहे हैं। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच रहेगी। दैट मीन्स की जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच लाई करेगा। ठीक है, तो अगर 1 में से कोई भी अगर टर्म को अगर आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नंबर हमेशा बनेगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो ये 1 है। ठीक, अब x की वैल्यू हमेशा 1 से कम है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से कम हो जाए, मतलब साइन x की वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर है जो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, जिसमें मान लो 0.9 हो गया साइन x की वैल्यू, तो 1 माइनस 0.9 कितना होता है 0.1, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक, अगर मान लो इस साइन x की वैल्यू अगर -0.9 होती ना, तो माइनस एक साइन पहले से है और एक -0.9 बाद में और आ रहा है, तो बन जाएगा +0.9, तो 1 + 0.9 बन जाएगा 1 प्लस, है ना, 1.9 बन जाएगा, वो भी पॉजिटिव का। मतलब इस एफ डैश की वैल्यू है वो हमेशा रहेगी पॉजिटिव, मतलब कि ग्राफ हमेशा क्या रहेगा, ग्राफ हमारा जो ये फंक्शन रहेगा वो हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, बात समझ आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा हमें इस चीज को क्या करना है, हमें इस चीज को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, देखते हैं इंटीग्रेशन में हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें गिवन है इंटीग्रेशन करना है dx डिवाइड बाई गिवन है e⁻x प्लस e⁻−x। अब सॉल्व कैसे करें, इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, चीज समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना, dx डिवाइड बाई e⁻x प्लस कैसे सकते हैं 1/e⁻x लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ एलसीएम लेंगे, तो और एलसीएम लेके जो नीचे टर्म आएगा वो बन जाएगा हमारा dx डिवाइड बाई e⁻2x प्लस 1 डिवाइड बाई e⁻x, और ये टर्म चला जाएगा ऊपर। ठीक, मतलब कि हम यहां से क्या सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि e⁻x इंटू dx डिवाइड बाई e⁻2x प्लस 1। ठीक, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। अब एज्यूम करते हैं कि लेट अगर e⁻x की वैल्यू अगर हम t एज्यूम कर ले, तो e⁻dx को हम लिख सकते हैं dt। ठीक, तो यानी कि यहां पर हमें जो इंटीग्रेट कर रहे थे वहां पर जो e⁻dx लिखा है ऊपर वाले टर्म को, न्यूमरेटर में e⁻dx है, यहां पर इसको हम dt लिख सकते हैं, और नीचे जो लिखा था e⁻2x, है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग t का स्क्वायर एंड प्लस 1। ठीक, अब ये किस चीज का होता है तो पता है कि यह हमारा tan इनवर्स x का होता है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स t प्लस सम कांस्टेंट c। अब ये t है क्या, तो t को हमने क्या एज्यूम किया, t को हमने एज्यूम किया था e⁻x, तो आंसर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स e⁻x प्लस c, है ना। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
ठीक है, तो थोड़ी मेरी वॉइस अभी खराब हो गई क्योंकि थोड़ा जुकाम है, सर्दी है ना, तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप टाइम टू टाइम आपको चीज़ों को सॉल्यूशन करा दें। ठीक है, दूसरी बात बता दो कि मैं झारखंड में अब नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ, है ना, आपसे बहुत दूर अरुणाचल प्रदेश, लेकिन फिर भी मैं आपके झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मैं चाहता हूँ कि अपने टाइम से मैं जितना कोशिश करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी मैंने अब झारखंड में पढ़ाना छोड़ दिया है ना, अब मैं उसे शायद रिटर्न भी आऊँ तो बहुत बड़ी बात है ना। बाकी अब हम इधर ही सब कुछ करने वाले, लेकिन अगर हम जितना हो सकता है हम झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट के लिए हम हेल्प करना चाहते हैं जितना हमारे हमसे बन सकता है। ठीक है, अब हमें इस चीज को इंटीग्रेट करना है, तो देखो सबसे पहले से इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स गिवन है। देखो करना कैसे इसको ना, कि जो सेक स्क्वायर एक्स को कैसे कर सकते हैं, 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक, एंड डिवाइड बाय 1/sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक, इंटू dx लिख सकते हैं। अब इसको चाहो तो अगर और आप लिखना चाहो तो ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नीचे बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू बन जाएगा dx, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा हमारा, tan स्क्वायर एक्स dx बन गया। यानी हमें इंटीग्रेट इसी चीज करना है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, तो इस पर क्या करना है हमें पता है कि tan इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट तो हम नहीं कर सकते, लेकिन tan इनवर्स एक्स को मिल सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं ना, इंटू dx कर सकते हैं। अब सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन कितना होता है जल्दी से बता दो, है ना। जब आप ये चीज प्रॉब्लम कर रहे हो तो याद रखना हमेशा आपको पेन पेपर लेके सॉल्व करना है मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स जब तक आपका पेन, है ना, पेपर पे पेन नहीं चलेगा तब तक आपको मैथ नहीं आएगा। ठीक, अब पता है कि tan इनवर्स सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है। ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx वो x होता है एंड प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, तो यहां से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो tan x माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन, फाइंड करना है कहां से कहां, तो हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन स्क्वायर साइन टू द पावर 7x का हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है कहां से कहां, -π/2 से लेकर π/2 तक। तो देखो अब इसको इंटीग्रेशन करना, तो आप देखोगे सर ये तो पहला पास हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं कि साइन स्क्वायर साइन टू द पावर 7x का हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, और लिमिट हमें गिवन है -π/2 से π/2 तक, है ना, और हमें ऐसा फंक्शन गिवन है। तो आपने तो साइन टू द पावर 7x का अभी तक कहीं तो पढ़ा भी नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाओगे तो अब देखो कि यहाँ पे जो ये जो क्वेश्चन है ये आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन का है, जहां से कहां आपका लिमिट दिया है -π/2 से π/2 तक। अब साइन टू द पावर 7x कैसा फंक्शन है याद रखना, ये एक ऑड फंक्शन है ना, इसे एक विषम फलन बोलते हैं, इसको हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ऑड फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, अगर हम -π/2 से π/2 करें तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होती है डायरेक्टली आंख बंद करके। ठीक है, तो रखना साइन टू द पावर 7x एक ऑड फंक्शन है, तो और इसका इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 तक कितना होता है, हमेशा 0 होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको एक एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर देखने को मिलेगा जो इस टाइप के प्रॉपर्टी पर पूछा जाता है ना, तो चीज को थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 कह रहा है कि हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कहां से क्या करना है, तो मैं 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट करना है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बताओ, ये तो आप सबको पता होगा, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रेशन होता है, इसको हम लिखते हैं 0 से 1 और ये हो जाता है हमारा tan इनवर्स, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाती है tan इनवर्स x होता है। ठीक, कहां से कहां, 0 से लेकर 1 तक, यानी हम वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स, है ना, एक्स पुट करो, पहले 1 पुट करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर लिखेंगे tan इनवर्स 0। ठीक, अब tan इनवर्स 1 कब आता है, यानी tan के किस थीटा वैल्यू के लिए tan में अगर tan थीटा की वैल्यू 1 होती है तो थीटा कितना होना चाहिए था, π/4, यानी tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है वो π/4 होगी। ठीक, और अगर tan इनवर्स 0 है, मतलब हमें पता है कि tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, मतलब क्या थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा हमारा 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारा π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन हमारा इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शंस का है, सॉरी नॉट इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन, एक्चुअली क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन प्लस इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ना, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन कैसे थोड़ा बन जाता है, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट पता होगा किस चीज का, इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन का, तब आप पेपर सॉल्व कर पाओगे, है ना। जैसे आपको अगर नहीं पता है कि tan इनवर्स 1 के लिए किसके इक्वल होती है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन भी आपको आना चाहिए और थोड़ा सा इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन भी यहाँ पर आना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, हमें इसका क्या पढ़ना है, कोटि और घात का योगफल बताना है, इसका हमें सम बताना था, हमें ऐड करना है दोनों किसको, ऑर्डर एंड डिग्री को। तो देखते हैं सबसे पहले हम गिवन क्या क्या, तो दिखा है डी स्क्वायर बाई वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर, हमें गिवन है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक,
अभी याद रखना, इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दो साइड स्क्वायर करने पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब ऑर्डर और डिग्री किसको बोलते हैं, है ना। तो ये किस ऑर्डर का है, तो देखो याद रखना कि जो इसको हम इसका जो हमने जब इसको हम जब इसका निकालते हैं वाई फंक्शन का, जब भी निकालते हैं डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव को डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बोलते हैं, है ना। तो जिसको हायर कितनी बार इसको हमने डिफरेंशिएट किया है, इसको हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया है ना। तो ये जो 2 आएगा ना, इस 2 को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। ये किस ऑर्डर का है, ये ऑर्डर हो गया 2 ऑर्डर का है, ठीक। और ये किस, इसका डिग्री कितना होगा, तो जिसकी हाईएस्ट ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर कितनी यहां पर, हाईएस्ट ऑर्डर यहां पर 2 है, तो इसका इसके पूरे का पावर कितना है यहां पे, इसके पूरे का पावर यहां पर 2 है, ठीक है। तो ऑर्डर ये हो गया ये, और इसको हम लोग बोलेंगे डिग्री, ठीक है। डिग्री हमें किसका होता है, जिसका जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा ना, उसकी पावर को बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पर पावर 2 है, तो दोनों का सम कर जाएगा, ऑर्डर प्लस डिग्री का सम कितना हो जाएगा, तो 2 + 2 करेंगे, टोटल सम आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। इसके लिए कुछ और कंडीशंस भी है, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि जैसे अगर साइन का कुछ आ जाता है, फंक्शन कॉस का फंक्शन आ जाता है, तो वहां पर हम डिग्री और ऑर्डर हमें कैलकुलेट करने में ना कहीं कहीं पर चीजें वैलिड नहीं होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सिंपल सा था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कहूंगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, डिग्री और उसके ऑर्डर का सम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ना, हमें इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट करना है। देखो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्या किसको बोलते हैं, तो हमें जो यहाँ पे फंक्शन गिवन है ना, तो जब इस डी यहाँ पर पहला टर्म तो ओनली सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, ओनली, है ना, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। सेकंड टर्म में वाई के साथ एक टर्म मल्टीप्लाई होता है ना। तो ये देखना, पहला तो डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, दूसरा जो दूसरे वाले टर्म में एक वाई होना चाहिए, इसके साथ एक टर्म मल्टीप्लाई होता है। इस वाले टर्म को ही हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसका इसी से हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है, याद रखना, e टू द पावर, रखना हमेशा e टू द पावर, यहां क्या था, ये साइन एक्स था, लिखते हैं सॉरी सेक एक्स था ना, तो सेक एक्स और dx, ठीक। इंटीग्रेट करने पर कितना आता है, तो सेक एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है लॉग, कितना होता है, लॉग होता है ये आपका सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक। अब e टू पावर लॉग का पावर ये बन गया, तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरी वैल्यू हो जाती है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। क्योंकि e टू पावर लॉग है ना, ये क्या होता है, ये का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, गायब, क्या बन जाएगा, ओनली सेक एक्स प्लस लॉग एक्स। यही हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का की वैल्यू, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और 19 नंबर का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 की बात करते हैं, लिखता है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, है ना। तो हमें इसका डिफरेंशियल को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, तो होगा डी वाई लिखा हमें डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई, है ना, इज इक्वल टू 0 गिवन है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, है ना, इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो इंटीग्रेट करने पर क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई एक्स का बन जाएगा लॉग एक्स, ठीक। डी वाई बाई वाई का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, है ना, इसको पहले चाहो तो ऐसे लिख सकते, तो हो जाएगा हमारा लॉग वाई, है ना, और प्लस सम कांस्टेंट सी, है ना, सम कांस्टेंट सी, इंटीग्रेट करने पर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेट करने पर पूरी वैल्यू बन जाएगी सी, ठीक। अब यहां से इस सी को हम और कर सकते हैं, तो देखो यहां पर हमारा लॉग एक्स लॉग वाई लिखा है, तो इसको हम लिख लेंगे लॉग सी लिखेंगे, है ना। क्या लिखते हैं, लॉग सी। देखो ये कांस्टेंट है, चाहे लॉग सी लिखो सब सेम है, ठीक है। तो सिंस यहां पर दोनों लॉग टर्म में चल रहा था, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, सी लिख दिया, तो लॉग सी, ठीक। अब ये लॉग एक्स प्लस लॉग वाई हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, लॉग इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग सी लिख सकते हैं ऐसा, ठीक। अब दो साइड अगर हम एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग लेने पर क्या बन जाएगा, दैट मींस कि यहां पर एक्स वाई की वैल्यू किस इक्वल है, सी के इक्वल है, ठीक। और यहां से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो रखना, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको हमें ये क्वेश्चन था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 21 कहता है इफ द वेक्टर्स, ना, अगर ये कह रहा है ये दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर है तो बताओ इनका a बाई बी की वैल्यू कितनी होगी। देखो अगर दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर है ना, तो देखो दोनों का पहला टर्म कितना था, i के साथ क्या है, a है, यहां पर 3 है, तो इस a बाई 3 की वैल्यू इक्वल होगी किसके, ये 3 है, यहां पर -4 है, तो हो जाएगा 3 बाई -4 के, और ये इक्वल हो जाएगा, यहां लिखा के साथ क्या मल्टीप्लाई, -2, तो -2 डिवाइड बाई बी, तो ये बन जाएगा -2 डिवाइड बाई बी। अब क्या करते हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व हमें यार बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले इन दो इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं, तो यहां से जाएगा a बाई 3 इज इक्वल टू -3 बाई 4, ठीक। तो यहां से सकते हैं a इक्वल टू सकते हैं क्या, -9 बाई 4,
हो जाएगा, इस 3 को तक मल्टीप्लाई कर लेना तो माइनस 9/4 आ जाएगा। ठीक, अब सेकंड बात करते हैं, हमें बी के लिए निकालनी है, तो बी को निकालने के लिए हम इन दो को इक्वेट करेंगे, तो लिख सकते हैं -3/4 इक्वल टू -2/b। ठीक, माइनस से माइनस मर जाएगा, तो बी के लिख सकते हैं क्या, ये 4 यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 8 और ये 3 इधर आकर हो जाएगा डिवाइड 8/3। तो ए और बी के लिए कितना है -9/4 और 8/3, और एक आंसर कहां हमारा ऑप्शन नंबर बी में है ना। तो ये चीज याद रखना, अगर कोलिनियर है तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होती है ना, इनका रेशियो इक्वल हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अब कह रहा है कि एफ एक नॉन जीरो वेक्टर है ना, एक नॉन जीरो वेक्टर मतलब एक कुछ तो वैल्यू है, वेक्टर है ना, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना, मैग्नीट्यूड उसका ए है, उसने लिखा है कि उसका मैग्नीट्यूड भी ए है, मतलब उसका परिमाण ए है। ठीक, और लैम्डा ये नॉन जीरो स्केलर है, मतलब लैम्डा एक शून्य अदिश है, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कोई नंबर हो सकता है। तो कहता है बताओ कि इस लैम्डा विल बी ए यूनिट वेक्टर, कह रहा है अगर लैम्डा इंटू ए अगर एक यूनिट वेक्टर है तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, तो कह रहा है देखो, हमसे पहले क्वेश्चन लास्ट में कहा गया कि लैम्डा इंटू वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है ना, एक इकाई सदिश होगा। दैट मीन्स कि इसका लैम्डा और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है ना एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी इसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है। ठीक, ये तो कांस्टेंट है ना, लैम्डा क्या है, देखो लैम्डा तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा और अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम सीधे उसने कहा, वो उसने ए से कहा डिनोट कहा है कि इसको मैग्नीट्यूड को हम ए से डिनोट करेंगे, इसको मैंने ए लिख लिया, इज इक्वल टू हो गया 1। ठीक, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्यों लिखते हैं ना, क्योंकि लैम्डा प्लस भी सकता है माइनस भी कुछ भी सकता है, एक नंबर है लेकिन नंबर पॉजिटिव भी सकता है नेगेटिव भी सकता है, इसलिए इसका हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसका हमें मैग्नीट्यूड लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहां से करेक्ट आंसर, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चीजों को आराम से स्लोली पढ़ना है समझते हुए, हाँ, तभी जाके आप एग्जाम में कर पाओगे, क्योंकि यहाँ जो 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके एमसीक्यू में, क्वेश्चन इजी नहीं है, आगे जाके क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन टफ भी है यहाँ पर, तो चीजों को आपको समझना पड़ेगा कैसे करना है। ठीक है, और फिर आपको मैं वीडियो को में एंड में या आपको वीडियो के बीच में एक जगह बताने वाला हूं कि सारे क्वेश्चन आपको कैसे करना है कि आप क्वेश्चन कर पाओगे, है ना, ये क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं मैं आपको मैं बता दूंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन 23 की बात करते हैं, तो 23 में एक वेक्टर गिवन है ए, एक गिवन है वेक्टर बी, कह रहा है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, है ना। तो फॉर्मूला पता होता है क्या होता है, ये हमारा वेक्टर का क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, है ना, एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, तो ए डॉट बी का निकालने का तरीका होता है, यहां जो नंबर 1 है ए के साथ, तो इस 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो हो गया 2। ठीक, नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं, यहां पर है +3 लिखा हुआ है, इस +3 को मल्टीप्लाई करो -3 से तो हो जाएगा ऐड होकर -9। ठीक, फिर यहां लिखा है +7, यहां लिखा है +6, तो +7 इंटू +6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 42। ठीक, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कैसे निकालोगे, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √2²। ठीक है, प्लस -3², क्योंकि वेक्टर बी का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, और यहां लास्ट में क्या लिखा 6 लिखा है तो लिखेंगे +6²। ठीक है, ऊपर वाले टर्म को सॉल्व करना, ऊपर का टर्म आ जाएगा टोटल 35। ठीक, नीचे के टर्म को पूरा सॉल्व करना तो ये वैल्यू हो जाएगा 49। ठीक, यानी हो जाएगा 35 डिवाइड बाय आपका 7, इसका रूट ऑप्शन कितना होता है 7 होता है, यानी 7 35 को मारेगा 5 में तो आंसर आ जाएगा हमारा 5, यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी कितना आ गया हमारा, आ गया 5, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 लिखता है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द टू लाइंस, हमें दो लाइंस का डायरेक्शन रेशियो गिवन है, एक का डायरेक्शन रेशियो गिवन है ए बी सी, और एक का डायरेक्शन रेशियो गिवन हमें b - c, c - a, a - b, ये हमें डायरेक्शन रेशियो गिवन दोनों का, दोनों लाइंस का। तो क्या बता दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, है ना। अब देखो जब भी इस टाइप का कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टाइप का रखना, इसका आंसर 90% है ना चांस होगा कि एक ही आंसर आता है ना, वो क्या आता है वो आपको बता देते हैं, है ना, क्या आता है याद रखना, मैक्सिमम चांस होगा। तो वो क्वेश्चन बड़ा सिंपल आता है, क्या करते हैं कि हम अगर हमें निकालना, अगर हम इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो क्या करो, इस a को पहले लाइन का डायरेक्शन से क्या है a b c है, तो a को मल्टीप्लाई करो दूसरे वाले के b - c से, तो a है ना, तो इसको लिख लेंगे a इंटू b - c, है ना। क्यों करें ये, हम एक्चुअली हम निकाल रहे हैं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, है ना, तो हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि i वेक्टर का ना i जो कंपोनेंट होगा दूसरे वाले का i कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो a होगा b - c से, फिर प्लस दूसरे का नंबर कितना है b,
और दूसरे वाले का जो हम अगर देखा जाए डायरेक्शन कोसाइन कितना सी माइनस ए है, तो लिखते हैं ना ए डॉट बी, तो हो जाएगा बी इंटू सी माइनस ए एंड प्लस, है ना। और लास्ट टर्म कितना हमारे पास इसमें यहां लिखा है सी, है ना, यहां लिखा है सी, तो सी को मल्टीप्लाई करने किससे, ए माइनस बी से, ठीक। और देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है ना। एक्चुअली यहां से हमारा जो एंगल है ये एक्चुअली हमारा हम निकालना चाह रहे हैं हम एंगल, है ना, तो यहां से कॉस थीटा आने वाला है पूरा, है ना। बाकी डिवाइड बाय बहुत कुछ नहीं होगा, डिवाइड बाय करोगे तो रूट ओवर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इंटू हो जाएगा रूट ओवर, है ना, जिसको मैं नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि इसका में कोई मतलब नहीं है, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। सॉल्व करते हैं, कॉस थीटा के लिए निकालते हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू ऊपर देखोगे तो हो जाएगा ए बी माइनस ए सी प्लस हो जाएगा बी सी माइनस हो जाएगा ए बी, फिर ऊपर में ब्रैकेट ओपनिंग करोगे तो ये बन जाएगा ए सी माइनस हो जाएगा बी सी, डिवाइड बाय नीचे में ये पूरा का पूरा टर्म आएगा, है ना, पूरा टर्म आएगा। लेकिन चीजों पर ध्यान देखो तो यहाँ प्लस ए बी है, माइनस ए बी से कैंसिल आउट, माइनस ए सी प्लस ए सी से कैंसिल आउट, एंड प्लस बी सी माइनस बी सी से कैंसिल आउट। दैट मीन्स कि जो हमारा कॉस थीटा आ गया ये 0 डिग्री आ गया, इसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी कॉस थीटा के लिए 0 है। तो बताओ थीटा कितना चाहिए, दिस इंप्लाई थीटा पता है, थीटा हमारा 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 होना चाहिए, क्योंकि कॉस 90 के लिए 0 होती है। तो थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया हमारा पाई बाई 2, मतलब एंगल कितना हो गया यहाँ पर पाई बाई 2। तो मैं कह रहा हूं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का जब भी आता है तो 90% चांस होता है कि आंसर हमेशा पाई बाई 2 ही आता है ना। तो कुछ नहीं करना, ऊपर वाले बस टर्म को, बस इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर 0 आ गया तो आंख बंद कर आंसर आ जाएगा आपका कॉस थीटा के लिए 0 हो जाएगी, दैट मींस कि थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 आ जाएगा। बात समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है कि ए बी सी एंड A1 B1 एंड A2 B2 C2 आर डायरेक्शन रेशियो गिवन है ऑफ टू पैरेलल लाइंस के। तो कह रहा है बताओ कि ये कैसे हो, तो इनके कह रहा है कि देन है, तो बताओ इसमें कौन सा रिलेशनशिप जो सही है ना। तो अगर ये दो अगर लाइंस अगर पैरेलल है ना, अगर ये हमें डायरेक्शन रेशियो गिवन है, अगर मैं दो समांतर रेखा यानी टू पैरेलल लाइंस का अगर हमें डायरेक्शन रेशियो गिवन है, मतलब दिक् अनुपात गिवन है, तो इसमें से कौन सा कंडीशन सही होगा। तो कंडीशन याद है सब क्या होता है कि A1 बाई A2, है ना, अगर लाइन पैरेलल है तो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 होता है इज इक्वल टू C1 बाई C2 होता है ना। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता कि बताओ कि अगर ये पैरेलल नहीं है, अगर ये परपेंडिकुलर है ना, अगर परपेंडिकुलर होता है ना, अगर परपेंडिकुलर होता, अगर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो कभी एग्जाम में रखना, आप एग्जाम में क्वेश्चन से पूछ सकता है कि अगर परपेंडिकुलर है ना, अगर परपेंडिकुलर होता तो कौन सा ऑप्शन सही होता, तब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सही होता ऑप्शन नंबर डी, है ना, तब कौन सा ऑप्शन सही होता, ऑप्शन नंबर डी हो जाता सही यहाँ पर, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 26 की। कह रहा है मदर फादर एंड द सन लाइन अप एट ए रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर इफ ई, एक इवेंट गिवन जिसमें सन कहां है, किसी एक एंड पर खड़ा है, एफ हमारा एक इवेंट मतलब फादर है, जहां पर फादर कहां खड़ा है, मिडिल में खड़ा है। तो क्या बताओ पी ई बाई एफ की वैल्यू कितनी होगी। अब ये हमारे से क्वेश्चन जो आता है आपके मॉडल सेट के एमसीक्यू में जो क्वेश्चन दिया गया प्रोबेबिलिटी का, वो सारे क्वेश्चन इजी नहीं है ना। अब क्वेश्चन इजी नहीं है तो हम क्वेश्चन कहां से करेंगे, तो भी बताएंगे। सबसे पहले सुन लो कि क्वेश्चन करना कैसे है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें कितने इवेंट हो सकते हैं। देखो फैमिली में कौन कौन है, मदर है, फादर है एंड सन है। तो हम पहला करते हैं कि कैसे कैसे लोग खड़े हो सकते हैं एक लाइन में। तो हो सकता है कि पहले मदर हो, फिर फादर हो, फिर सन हो, ऐसा हो सकता है। दूसरा ऑप्शन कैसा हो सकता है, दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि हमारे पास मदर हो, फिर सन हो, फिर फादर हो, ठीक। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है, थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि पहले फादर हो, फिर मदर हो, फिर सन हो। फोर्थ ऑप्शन हो सकता है कि पहले फादर हो, फिर सन हो, फिर मदर हो। और लास्ट ऑप्शन हो सकता है कि पहले सन हो, है ना, फिर मदर हो, तब उसके बाद उसका फादर होगा। लास्ट हो सकता है, और ऑप्शन हो सकता है कि पहले सन हो, फिर मदर हो, फिर फादर हो, और लास्ट में इसकी मदर हो सकती है। ये हमारे पास सैंपल स्पेस है ना, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो टोटल कितने केस हमारे पास 6 केस है, ठीक। अब बात करते हैं हमारे इवेंट की बात करते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो अब यहाँ पर हमसे कहा कि यहाँ पर जो सन है ना, ई को हमने क्या, ई एक इवेंट है जहां पर सन का है एक एंड पर होगा, ठीक। तो ई एक इवेंट है जहां पर सन कहां पर है, एक एंड पर है। अब देखते सन एंड पर कहां कहां रहा है ना, तो चीजों को ध्यान देखते हैं। यहां पर देखो एक सन यहां पर आया, एंड पर है, यहां भी देखो सक एक एंड पर आ रहा खड़ा है, यहां भी सन दूसरे एक और एंड पे खड़ा है, यहां भी सर एक और एंड पे खड़ा है। मतलब टोटल 4 केस है जहां पर सन एंड पे खड़ा होता है, ठीक। दूसरी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं फादर की, है ना। तो कह रहा है एक इवेंट है जहां पर फादर कहां है, फादर हमारा मिडिल पे होना चाहिए। देखते हैं फादर मिडिल पे कहां पर है। तो देखो फादर मिडिल पे होना चाहिए ना, तो फादर मिडिल में हमारा कहां है, एक तो यहां पर फादर बीच में खड़ा है,
और दूसरा लास्ट इवेंट देखो ना, पहला और लास्ट में देखो कि यहाँ पर फादर क्या है, एंड पे खड़ा है। तो ऐसे कितनी बार हो रहा है, 2 बार। तो अब बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी बात करना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सन, कि सन एक एंड पर खड़ा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सन ऐसे बार टोटल 4 बार खड़ा है, और टोटल कितने इवेंट में से, टोटल हमारे 6 इवेंट में से। तो 4/6 यानी ये वैल्यू हो जाएगी 2/3। ठीक है, कैंसल आउट तो हो जाएगा 2/3 हो गया यहां से। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फादर है ना, फादर की प्रोबेबिलिटी कितनी, उसकी प्रायिकता कितनी है कि फादर मिडिल पे हो। तो फादर 2 बार आ रहा है मिडिल में, टोटल कितने इवेंट में, टोटल 6 में से। तो कितना हो जाएगा 1/3, कितना आ गया 1/3। ठीक, अब इस पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब देखो इसके बाद अब इस पर हमें फाइंड आउट क्या करना है। अब हमसे जो फाइंड आउट करने कहा गया क्वेश्चन कह रहा है PE/F निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F, मतलब कि हमें करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड F, मतलब इवेंट E और इवेंट F दोनों होना चाहिए एक साथ। ऐसा कहां पर हो रहा है, दोनों एक साथ हो, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये होना चाहिए। ठीक, अब पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि भाई ये इवेंट है कितना, है ना, आखिर ये इवेंट है कितना, इसको कैसे निकालेंगे वैल्यू को। तो इसको निकालने के हम क्या करेंगे कि E/F निकालना है ना, E/F। E/F निकालने देखो कि यहाँ पर देखो कहां पर ना, जब मैंने ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर देखो कहां पर ये सन में ये एक सर्कल, सन का सर्कल और फादर का रेड एक जगह आ रहा है, कितनी जगह हुआ है। तो एक पहला इवेंट में दिख रहा है कि फादर और सन आगे, फादर बीच में है, सन एक एंड पर है। दूसरा देखोगे लास्ट एंड में कि सन एंड पर है, फादर मिडिल पे है। यानी ऐसा कितनी जगह हो रहा है, ओनली 2 जगह हो रहा है, मतलब ऐसा इवेंट कितना होगा हमारे सिर्फ 2 बार होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, PE/F की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि दोनों एक साथ आ जाए, यानी ये दो कंडीशन फादर मिडिल में हो और सन एंड पर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो ऐसा सिर्फ 2 बार होगा, और कितने इवेंट में, टोटल कितने इवेंट में, 6 इवेंट में, है ना। तो यहां से सॉल्व करके कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 1/3, कितना हो गया 1/3। तो E/F की वैल्यू भी 1/3 है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फादर की भी है कि वो बीच में खड़ा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो पूरी वैल्यू कितनी होगी, कैंसल आउट करने पर पूरी वैल्यू हो गई, कट के आ गई 1। ठीक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो देखोगे ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में दिया गया 1 मार्क्स क्वेश्चन में, जबकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एटलीस्ट कम से कम 2 मार्क्स में देना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करने का आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा एग्जाम में, है ना। तो जिनको प्रैक्टिस है वो तो कर सकते हैं, लेकिन जिनको प्रैक्टिस नहीं है वो उनको थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो चीजों को मैंने कैसे किया ये छोटा बाद चीजों को फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 27 की। ठीक, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन PA की वैल्यू गिवन है ना, यानी ए इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो आपकी 0.2 है। तो सबसे पहले P के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ये 0.8 आ जाएगा ना, 1 माइनस 0.2 तो 0.8 आ जाएगा। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ B के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन, वो हमें 0.5 गिवन है, और हमें गिवन है PB/A की वैल्यू हमें गिवन है, ये कितनी गिवन है हमें 0.4। तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है PA/B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब PA/B की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो P हमें निकालना है PA/B। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है PA/B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक, अब देखो प्रोबेबिलिटी B तो हमें पता है यहाँ पे 0.5 है, लेकिन हमें क्या नहीं पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B नहीं पता है। ठीक, तो वो आप कहां से निकालोगे, तो हम वो यहां से निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है PB/A की जो वैल्यू होती है वो PA/B होता है, एंड डिवाइड बाय PA होता है। ठीक, तो दिस इंप्लाई लिख सकते हैं PB/A के लिए कितनी गिवन, देखो 0.4 गिवन है यहां पर, इज इक्वल टू हो जाएगा PA/ हो जाएगा B यहां पर। ठीक, एंड डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, PA के लिए कितनी निकाली मैंने 0.8, ठीक हो जाएगा 0.8। ठीक, तो दिस इंप्लाइज यहां से PA/B की जो वैल्यू हो जाएगा वो 0.4 इंटू 0.8 है ना, मतलब करो तो ये 0.32 आ गया। ठीक, ये मिल गया हमारे 0.32। इसकी वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे अब, तो हो जाएगा 0.32 डिवाइड बाय PB के लिए कितनी है 0.5 है ना, सॉल्व करने ये वैल्यू आ जाएगी 0.64 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 0.64, और करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहां से ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन 28, ये भी टफ क्वेश्चन है ना। अब ये क्वेश्चन भी टफ है, ये क्वेश्चन टफ मतलब कहना है कि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछा चाहिए था। अब झारखंड बोर्ड ने कौन सा नशा करके ये उन्होंने क्वेश्चन मतलब सेट किया है एमसीक्यू में, क्योंकि नहीं कर सकते आप इतने क्वेश्चन नहीं कर सकते, मैथ के स्टूडेंट को इस अच्छे प्रॉब्लम करने में टाइम लग जाएगा। अब बताओ क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रूथ बोलता है, वो कितनी बार ट्रूथ बोलता है, वो 75% केस में बट सही बोलता है, और कह रहा है कि बी 80% केस में सही बोलता है। ठीक,
तो क्या बताओ कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी दोनों, दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन ए स्टेटमेंट, है ना, दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन ए स्टेटमेंट। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, है ना, तो अब पहले तो आपको क्वेश्चन समझने में लगेगा भाई क्वेश्चन क्या रहा है, उसके बाद इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब आता है कि क्वेश्चन को समझे कैसे, करना कैसे। देखो बोरा ए सही बोलता है 75%, है ना। अब इस 25% को अगर आप कन्वर्ट कर दोगे, अगर फ्रैक्शन में हो जाएगा, इस ये होता है 3/4 होता है। कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है 3/4 होती है। ठीक है, अब जब बात बी सही बोलता है कितनी बार, 80% चांस में वो सही बोलता है। 80% का मतलब होता है ये 4/5, है ना। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सही बोले, है ना, ए ट्रू बोले, ए सही बोले, इसकी चांस कितने हैं, ये 3/4 है। ठीक, लेकिन और अगर ए झूठ बोले, यानी ए मतलब होता है ए झूठ बोले, ए मतलब पी ए का मतलब हो गया ए सच बोला, वो 3/4 चांस है। तो ए झूठ बोले इसके चांस कितना होगा, ये हो जाएगा 1/4, है ना। सिंपल फॉर्म में 3 सेपरेट करना 1 आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली बी सही बोले, इसका चांस कितना है, ये 5 में से वो 4 बार सही बोलता है, तो कितनी बार वो झूठ बोलेगा, तो पी बी डी से मतलब होता है हो गया पी झूठ बोल रहा है, कितनी बार, 5 में से 1 बार वो झूठ बोलेगा, है ना। मतलब 5 में से 4 बार सही बोलता है, तो 5 में से एक बार वो झूठ बोलेगा। बात समझ आ गया यहां पर। अब बात करते हैं यहां पर कि देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटमेंट, है ना। अब देखो हमें कहना है ना, देखो हम चाहते हैं कि जब ए सच बोल रहा हो ना, उसमें जब ए सच बोल रहा हो उसमें पी झूठ बोले, कब होगा, तो इसको बोल सकते हैं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जब ए सच बोल रहा है उसी समय, एंड उसमें बी झूठ बोल रहा हो। ठीक, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 3/4 और मल्टीप्लाई पी बी डेस कितना आ गया, वो 1/5, तो आ गया आपका 3/20। ठीक, और जब बी सच बोल रहा हो, यानी पीवी मतलब जब बी सच बोल रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब था जब बी सच बोल रहा उसमें ए झूठ बोले, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, तो जब बी सच बोलता है ऐसा 4/5 होता है ना, और उसमें ए झूठ बोल रहा वो 1/4 होगा, तो कितना आ गया टोटल, ये आ गया आपका 4/20। दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर ना, कह रहा कितनी प्रोबेबिलिटी कि दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करे एक ही स्टेटमेंट में, है ना। मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब क्या होता है ना, कि जब ए सच बोल रहा हो ना, ध्यान सुनना, ये टफ क्वेश्चन है, वन ऑफ द टफ क्वेश्चन बोलते हैं इसको हम, प्रोबेबिलिटी के, है ना। इसको समझना ही टास्क है, अगर समझ गए तो क्वेश्चन इजी है ना। उसको हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे वो बात होता है। जब ए सच बोल रहा हो उसमें बी, है ना, जिसमें ए सच, मतलब एक क्वेश्चन आया उसमें बी बोला ये सच है, ये ट्रू है, उसमें बी क्या बोला, नहीं ये गलत है। ठीक, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जब एक क्वेश्चन के लिए बी बोला नहीं, जब बी सच बोल रहा हो नहीं ये सही है, उसमें ए बोल दे नहीं ये गलत है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन करना है दूसरे का। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो हमसे पूछा था टोटल कितना हो जाएगा, टोटल, है ना, तो टोटल को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर कितना हो जाएगा 3/20 ना, दोनों को ऐड करके कितना 3/20 प्लस 4/20, आंसर आ जाएगा आपका 7/20। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7/20। फिर से कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स नहीं, एटलीस्ट कम से कम 2 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन को पूछना चाहिए था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को आपको पढ़ने में टाइम लग जाएगा अगर आपने नहीं समझा है पहले तो। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 करा, इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए की वैल्यू 1/2 है एंड पी बी की वैल्यू 7/12 है, और पी ए डैश यूनियन बी डैश की वैल्यू 1/4 है, तो करा ए और बी क्या है ना। तो करा बताओ ए और बी इवेंट कैसे इवेंट है। तो देखो इसको भी सॉल्व करेंगे, ये भी फिर कहता हूं ये भी अच्छा काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फिर से कह रहा हूं। तो करना है कि हमें पी ए की वैल्यू गिवन है ना, पी ए की वैल्यू गिवन है 1/2। ठीक है, देखो इस वीडियो थोड़ा सा आपको लगेगा नहीं, बट मैं लॉन्ग वीडियो जा रहा, क्यों, क्योंकि मैं आपको चीजों को समझाना चाह रहा हूं ना, ताकि आपने अगर पहले से नहीं पढ़ा है तो कुछ कुछ बातें आपको समझ आ जाए। ठीक, अब हमें दो गिवन, उसने क्या कहा कि पी ए डैश यूनियन बी डैश की वैल्यू गिवन है, ये हमें गिवन है कितनी, ये गिवन है 1/4। ठीक, और हमें पता है कि ए डैश यूनियन बी डैश, है ना, डी मॉर्गन थ्योरम अगर आपने पढ़ा हो तो वैल्यू होती है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, लिख सकते हैं ऐसा, है ना, आपने पढ़ा होगा अगर आप डी मॉर्गन थ्योरम आपने पढ़ा कभी तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू हो गया 1/4। ठीक, तो बात करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का डैश, है ना। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस हो जाएगा 1/4, आंसर आ गया आपका 3/4। ठीक, यहां तक। अब यहां से गाड़ी यहां चलेगी, यहां आते हैं हम फिर। अब देखो अगर, है ना, अगर पी ए इंटू पी बी निकालते हैं ना,
पी ए इंटू पीबी करते हैं, देखते इसकी वैल्यू कितनी आती है, पी ए इंटू पीबी, तो ये वैल्यू आ गई 1/2 इंटू 7/12, कितना आ गया, ये टोटल आ गया आपका 7/24, ठीक, ये आ गया आपका 7/24, ठीक, और पी ए यूनियन भी कितना आ गया 3/4, ठीक। अब ये कब होता है, देखो अगर दोनों एक दूसरे पे क्या कहते हैं डिपेंडेंट होते हैं ना, एकदम डिपेंडेंट है मतलब कि दोनों सेम है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम आती है। कौन कौन सी वैल्यू सेम आती है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आनी चाहिए थी ना। अगर अगर कैसा, अगर दोनों क्या थे, दोनों एक दूसरे के अगर होते थे, अगर इंडिपेंडेंट होते तो, है ना, सेम आनी चाहिए थी। सिंस यहाँ पे दोनों सेम नहीं आ रही, मतलब दोनों क्या, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, है ना, क्या करें, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं ना। ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, ऐसे इवेंट को लोग बोलते हैं इसे बोलते हैं डिपेंडेंट, है ना, ये दोनों डिपेंड करें एक दूसरे पे। अब ऑप्शन तो कहीं है नहीं यहाँ पर, है ना, डिपेंडेंट तो है नहीं यहाँ का ऑप्शन, तो सिंस ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, ऑप्शन में यहाँ नहीं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर वाला क्वेश्चन, वो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन देखने लगे बड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन बड़ा सिंपल है ना, ये क्वेश्चन टफ नहीं, सिंपल है। कहता है द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन डिटरमिन्ड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कांस्टेंट्स, है ना, हमारे पास रैखिक व्यवरोध के निकाय से संचालित एक सुसंगत परिपथ क्षेत्र का कोने बिंदु गिवन है, मतलब हमें कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या गिवन है, 0, 3, 1, 1 एंड 3, 0 हमें कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है, और हमें जो फंक्शन क्या गिवन है वो गिवन है z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई। क्या कि बताओ कि पी और क्यू में क्या कंडीशन होनी चाहिए ना, इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप होना चाहिए सच दैट कि जेड की मिनिमम वैल्यू में कहां मिले, जेड की जो सबसे कम वैल्यू है न्यूनतम मान में कहां मिल रहा है, 3, 0 एंड 1, 1 पे। तो क्वेश्चन तो कहना कि जेड की मिनिमम वैल्यू कहां मिल रही है, तो कह रहा है एक तो मिल रहा है हमें 3, 0 पे जो मिलेगा जेड की मिनिमम वैल्यू, और वही जेड की मिनिमम में कहां मिल रही है, जेड की मिनिमम वैल्यू मिल रही है 1,1 पे मिल रही है। तो क्या करना है ना, तो दोनों के लिए क्या है, दोनों की वैल्यू मिनिमम मिल रही है सेम पॉइंट पे, मतलब जेड की मिनिमम वैल्यू जो सेम है वो 2 पॉइंट पे मिल रही है, दोनों यानी दोनों पॉइंट पर सेम वैल्यू है। तो क्या करना, सिंपल सी बात, जेड के लिए कितनी पी एक्स प्लस क्यू वाई, तो पी इंटू, है ना, एक्स की जगह क्या पुट करोगे 3, प्लस लिखा था क्यू इंटू वाई लिखा है, तो क्यू की जगह क्या पुट करोगे, क्यू की जगह क्यू और वाई की जगह क्या पुट कर देंगे 0, इज इक्वल टू पी इंटू, है ना, एक्स की जगह पुट कर देंगे यहां पर 1, क्योंकि ये 1,1 है, ठीक, प्लस क्यू इंटू 1 की जगह क्या पुट, वाई की जगह क्या पुट करेंगे, फिर से यहां पुट करेंगे 1 ना, कहां से वैल्यू को पुट करोगे, यहां से ये 3 वाली वैल्यू थी, 3 यहां पुट कर लो, 0 यहां 0 हो गया, फिर ये 1 एक्स में पुट किया, फिर ये वाई की वैल्यू यहां वाई पुट कर दिए। अब क्या करना है, चीजों को बस सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा 3p, है ना, सेकेंड टर्म तो 0 बन गया, इज इक्वल टू हो जाएगा p प्लस क्यू, तो ये जो इधर हो जाएगा 3p माइनस p इक्वल टू हो जाएगा q, तो दिस इंप्लाई हो जाएगा 2p इज इक्वल टू हो जाएगा q, और लिख सकते हैं कि जो p की वैल्यू है वो q/2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो हमें ऑप्शन में भी सब p के लिए गिवन है, तो p के लिए कितनी है q/2, और देखोगे करेक्ट आंसर हमारा कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन दिखेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है ना, एमसीक्यू जो बात करते हैं क्लास 12 फिजिक्स जैक बोर्ड का। फिर से कह रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लग रहे हैं, अब बताता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ से। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसलिए क्योंकि आप एग्जाम लास्ट टाइम आ रहा है, ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे, बस इसलिए, ठीक है। बाकी अदर में फॉलो कर सकते हैं अदर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। तो बात तो ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, अगर प्रोबेबिलिटी के टफ क्वेश्चन आपको करने हैं तो आप, मैं कह रहा हूँ जाकर एनसीईआरटी ट्राई करना, एनसीईआरटी में सारे अगर आपने 100 एग्जाम्पल करो वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी के लिए मैं कह रहा हूँ आप आंख बंद कर एनसीईआरटी फॉलो करो, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आने वाला है प्रोबेबिलिटी का, तो एक एक क्वेश्चन करके आप चले जाना, उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपको हम बाद में बता देंगे, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं अब न्यू ईयर में, और सभी को एक नए साल के लिए सबको हैप्पी न्यू ईयर ना, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।